अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 1.2 बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। उर्दू में बात करें तो प्रोग्रामिंग के बुनियादी निकात इनको कहेंगे। यानी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं सी लैंग्वेज की हमने बात करनी है। इंस्टॉलेशन हम देख चुके हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको नहीं पता इंस्टॉल करने का तो इससे पीछे वाली 2 वीडियोस को देख लें, आपको पता लग जाएगा कि हमने जो आईडी को इस्तेमाल करना है प्रोग्राम लिखने के लिए वो कैसे इंस्टॉल करनी है। ओके, उस पर जाने से पहले मैं कंपाइलर को ज़रा रिविज़िट कर दूं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज का पता है, जो कि बाइनरी होती है 0-1 की फॉर्म में। बट हम जो कोड लिखते हैं वो तो हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में आमतौर पे लिखा जाता है, जैसे सी है या जावा है या डॉट नेट है। तो कंप्यूटर की जो ज़बान है वो तो बाइनरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं जो हमारे लिखे हुए कोड को, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फाइल होती है जो अभी हम बनाएंगे भी, उसको कंपाइल करके कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की ज़बान में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये काम है कंपाइलर का। ठीक है, कंपाइलर की तरह ही एक और चीज़ भी होती है जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर भी कंपाइलर का ही काम करता है। फ़र्क ये है कि कंपाइलर पूरी फ़ाइल को एक ही दफ़ा में कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये दोनों के काम करने में फ़र्क है तरीके में। दोनों ने अल्टीमेटली काम एक ही करना है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई प्रोग्रामिंग वाली फ़ाइल है उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू मशीन लैंग्वेज, या सादा लफ्ज़ों में कहें तो कंप्यूटर की ज़बान में यानी बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि कंप्यूटर के जो बुनियादी निकात हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। जिस तरह से इंग्लिश या उर्दू हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी ग्रामर को पढ़ते हैं। अरबी पढ़ते हैं, उसकी ग्रामर के बगैर उसको समझना मुश्किल है, उसको समझना नामुमकिन है। इसी तरह से जो कंप्यूटर की ज़बानें हैं, जिस तरह से सी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, हर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है जिसको उसकी ग्रामर कहा जाता है। सिंटेक्स से मुराद ये है कि उसमें जो कंस्ट्रक्ट्स, जो तरीक़ाकार है कोड लिखने का, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे, जो उसूल दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे। अगर हम उन रूल रेगुलेशन से हट जाते हैं तो वो हमें कोड नहीं लिखने देगा, वो हमें गलतियाँ बताएगा, हमारी एरर्स बताएगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है। उन एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। 3 किस्म के एरर प्रोग्राम में आते हैं। एक तो होता है सिंटैक्स एरर कि आपने ग्रामर को के रूल तोड़ दिए। ठीक है, सिंटैक्स एरर तो ये होगा जो यहाँ पे सिंटैक्स एरर का जिक्र भी है। सिंटैक्स एरर में तो सिंपली अगर आप ग्रामर के उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी कर दें, जिस तरह से कहा गया है कोड लिखने के लिए आप उस तरह से नहीं लिखते, आप उसको आगे पीछे कर देते हैं, कुछ रिज़र्व वर्ड्स को सही तरह नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल एक रिज़र्व वर्ड है प्रिंट एफ, आप प्रिंट एफ की बजाय कुछ और लिख दें, स्पेलिंग गलत कर दें इसके, तो वो आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, तो एक तो होता है सिंटैक्स एरर। एक और किस्म का एरर भी होता है। ठीक है, यहाँ एक का ही जिक्र है, मैं तीनों बताने लगा हूँ क्योंकि अनसीन क्वेश्चन भी आने हैं पेपर में, तो हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। एक एरर होता है रन टाइम एरर, उसको कहा जाता है। ठीक है, रन टाइम एरर ये क्या होता है कि लेट से आपने कहीं रियाजी के उसूल तोड़ दिए। ठीक है, आपने ग्रामर के उसूलों को नहीं तोड़ा, लेकिन रियाजी का कोई रूल आपके प्रोग्राम में फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको रन टाइम एरर कहा जाएगा। एक मिसाल दे देता हूँ, आपने कहीं कोड लिखते लिखते ना दरमियान में कहीं ये लाइन आ गई 29 डिवाइडेड बाय 0, आपके कहीं कोड में ये वाली लाइन आ गई। किसी नंबर को आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया। अब किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करें ना, आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखें या किसी भी कंप्यूटर पे किसी भी कैलकुलेटर के ऊपर करके देखेंगे, कहीं भी इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में। इस पे आपको एरर ही आएगा, अक्सर लिखा हुआ आएगा मैथ एरर। ठीक है, आप देखेंगे मैथ एरर लिखा हुआ आएगा अगर आप कैलकुलेटर पे देखें, या अननोन एरर के नाम से आएगा। तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है किसी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए कम अज़ कम एक नंबर होना चाहिए, कम अज़ कम एक नंबर होना चाहिए जिससे आप डिवाइड करें।
और वो नंबर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ और होना चाहिए। डिवाइड करने का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। तो अगर 29 रुपये हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास और लेने वाला कोई नहीं है, तो आप उनको कैसे तकसीम करेंगे? वो तकसीम होंगे ही नहीं, तकसीम हो ही नहीं सकते। ठीक है, यानी उसका जवाब 29 नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि तकसीम ही नहीं हुए, ये हमें नहीं पता क्या जवाब आया। ठीक है, इसका जवाब निकलेगा इन्फिनिटी। आप बड़े होके इन्फिनिटी को भी जान लेंगे, हो सकता है आपके 9-10 के सिलेबस में ही हो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ। अच्छा, तो लेकिन अगर 29 को 1 से तकसीम करते हैं हम, तो इसका जवाब 29 आ जाता। ठीक है ना। अब 29 क्यों आता? क्योंकि एक ही बंदा लेने वाला, तो 29 चीज़ें अगर हैं, 29 रुपये हैं, तो वो 29 के 29 इसी को मिल जाएंगे। 2 होते तो 29 के 2 हिस्से कर देते हम, 3 होते तो 3 हिस्से कर देते, इक्वल इक्वल। ठीक है, और 4 होते तो 4 हिस्से कर देते, एंड सो ऑन। तो कम अज़ कम एक होना चाहिए कोई लेने वाला, तो तब डिवाइड होती है चीज़, वरना डिवाइड नहीं हो सकती। इस तरह वो 3 दोस्तों की कहानी है, मैं अक्सर सुनाता हूँ बच्चों को। वो आपने प्राइमरी में पढ़ी होगी। लालच बुरी बला है, इस तरह से ग्रेडीज कर्स, इसके ऊपर एक कहानी है। 3 दोस्त होते हैं, उनको एक सोने की ईंट मिलती है। एक दोस्त को वो भेज देते हैं खाना लेने के लिए कि खाना ले और फिर इसके 3 टुकड़े करेंगे। तो पीछे जो 2 दोस्त होते हैं उनकी नीयत जनाब ख़राब होती है। वो कहते हैं जी उसको, वो आएगा तो हम उसको मार देंगे और ईंट के 2 टुकड़े ही होंगे फिर। ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। वो जो खाना लेने गया होता है उसकी नीयत में भी फितूर आ जाता है। वो कहता है जी अच्छा 3 हिस्से क्यों करने हैं, मैं अकेला ही ले लेता हूँ सारी ईंट, तो ये मैं खाने में जहर मिला देता है वो। तो वो आते ही उस पर हमला करते हैं, उसको मार देते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, तो वो ख़ुद भी मर जाता है। तो अल्टीमेटली वो ईंट वहीं की वहीं रहती है, वो डिवाइड होती ही नहीं है। ठीक है, तकसीम होती ही नहीं है वो। तो अगर लेने वाला कोई नहीं है तो चीज़ तकसीम हो ही नहीं सकती। अच्छा, आगे तीसरी किस्म का जो एरर है उसकी भी बात कर लेते हैं। वो होता है लॉजिकल एरर। ठीक है, ये 3 किस्म के एरर होते हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तीसरा है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, अब इसको उर्दू में मंतकी एरर कहा जाता है। लॉजिकल एरर, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, लॉजिकल एरर। और हमारे पास इंशाल्लाह कुछ दिनों में राइटिंग पैड आ जाएगा, तो हम ज़रा तेज़ी से लिख सकेंगे उस पर और साफ़ सुथरा लिख सकेंगे। तीसरी किस्म का एरर होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि आपने कहीं लिखना था a+b। ठीक है, a+b, 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम लिख रहे थे आप मिसाल के तौर पे, तो क्या लिखेंगे a+b। लेकिन गलती से क्या लिख दिया मैंने, a-b। ये गलती से लिखा गया, मुझे नहीं पता लगा, मैं प्लस मैंने प्रेस करना था लेकिन गलती से मैंने प्रेस कर दिया माइनस को। अब क्या होगा? ठीक है, ए में 2 एंटर करते हैं, अब बी में 3 एंटर करते हैं, 2 + 3 आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, 3 + 2 या 2 + 3 आंसर क्या आएगा? 5। आप अंदाज़ा लगा रहे थे कि 5 आना चाहिए आंसर, लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया उसमें, a-b, तो आंसर क्या आएगा? अगर 3 था ए में और बी में 2 था, 3 - 2 1, आंसर आ रहा होगा 1। अब आप कहेंगे यार मैंने तो प्रोग्राम सही लिखा है, प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं है, मुझे बता भी नहीं रहा प्रोग्राम के इसमें कोई एरर है, कंप्यूटर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता था कि आप प्लस कर रहे थे कि माइनस कर रहे थे। ठीक है, वो तो जो आप कोड लिख देंगे उसने तो उसको फॉलो करना है जो आपने उसको लिख के दे दी है। अब कंप्यूटर क्या करेगा? रिज़ल्ट गलत देना शुरू कर देगा। फिर आप सोचेंगे यार रिज़ल्ट गलत क्यों आ रहे हैं, तो फिर आप एक एक लाइन को चेक करेंगे और हर लाइन को चेक करने के बाद आपको ये बड़ी मुश्किल से लॉजिकल एरर मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर उसमें आपकी हेल्प नहीं करता, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो फिर आप इस लाइन पे जब पहुंचेंगे आप देखेंगे यार ये तो मैंने माइनस लिखा हुआ है, इसको मैंने प्लस लिखना था, तो तब जाके ये एरर ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये 3 किस्म के एरर आते हैं। सिंटैक्स, जिसमें आप ग्रामर को तोड़ देते हैं, ग्रामर के उसूल को तोड़ देते हैं। रन टाइम, जिसमें कोई मैथमेटिक्स का उसूल या मेमोरी लीकेज का इशू होता है। और थर्ड लॉजिकल एरर, जिसमें आप लॉजिक प्रोग्राम की जो मंतक है उसको गलत कर देते हैं। इसका ताल्लुक प्रोग्रामर से होता है, इसमें कंप्यूटर आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और इसका अंदाज़ा हमें होता है जब रिज़ल्ट आता है हमारे सामने, तो रिज़ल्ट देख के हमें पता लगता है कि हमने कहीं कोई ग्रामर का उसूल तोड़ दिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जनाब रिज़र्व वर्ड्स की तरफ। रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं?
ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन, रिज़र्व होते हैं, यानी वो किसी ख़ास मकसद के लिए पहले से लैंग्वेज ने रखे हुए, हम उनको अपनी मर्ज़ी से किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको कीवर्ड्स भी कहा जाता है, या रिज़र्व वर्ड कह लें, या मुख्तस किए गए अल्फाज कह लें, या ज़ख़ीरा अल्फाज कह लें, यानी इनकी डेफिनेशन पहले से ही गिवन है, पहले से ही गिवन है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, या इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह ऑटो एक कीवर्ड है, इसका पहले से ही एक पर्पस गिवन है। ब्रेक एक कीवर्ड है, डबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंट का कीवर्ड, एल्स ये कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। इस तरह से फ्लोट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर लूप के लिए होता है। करैक्टर एक वेरिएबल के लिए होता है। डू लूप के लिए होता है। इफ़ कंडीशन के लिए होता है। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइज़ ऑफ एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये बिल्ट इन चीज़ें हैं सारी, यानी पहले से गिवन है, हमने नहीं बनाई, बनी बनाई हमें मिली है पहले से। और जो बनी बनाई चीज़ होती है उसका मकसद, उसका तरीका पहले से डिफाइंड होता है कि भाई ऐसे ही करना है इसको यूज़, ठीक है। जिस तरह गाड़ी में एक बटन लगा हुआ है ना, उसका मकसद ये है कि भाई इससे जो सामने वाले वाइपर हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो उससे वाइपर ही चलेंगे, ठीक है, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उससे वाइपर ही चलेंगे। वो बिल्ट इन है, पहले से उसका मकसद डिफाइंड है, हम उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते खुद से, वो पहले से डिफाइंड है उसमें। हाँ, हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कोई लगा लें, नए बटन लगवा लें, उसमें एलसीडी लगवा लें, कैमरा लगवा लें, वो अलग बात है। लेकिन जो कंपनी ने चीज़ें उसमें लगा के दी हैं वो पहले से ही डिफाइंड हैं कि भाई इनका ये ख़ास मकसद है, इसी के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा हम उन चीज़ों को अपने किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होते हैं रिज़र्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। ओके, अब नीचे कुछ एक सरगर्मी है, हम इनको भी साथ साथ कवर करते जाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ है तो प्रैक्टिकली करना चाहिए उसको। ओके, सी लैंग्वेज में इनमें से जो रिज़र्व वर्ड्स हैं आपने उनको टिक करना है, ठीक है। इंट एक रिज़र्व वर्ड है, पैक नहीं है, क्रिएट ये भी नहीं है, केस ये होता है कंडीशन में इस्तेमाल होता है, रिटर्न ये भी होता है, स्मॉल नहीं है, मैथ डॉट एच होता है ठीक है, एक लाइब्रेरी है मैथ डॉट एच के नाम से, अगर उस सेंस में कहें तो ये है, ठीक है। अगर खाली इसको देखें लिटरली इस वर्ड को तो ये नहीं है। स्ट्रक्ट होता है, प्रोग्राम नहीं होता, लाइब्रेरी नहीं होता, ठीक है, ये रिजर्व वर्ड्स नहीं हैं। ओके, सी प्रोग्राम की साख्त अगर देखें, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखें प्रोग्राम का कि कैसे बनता है, सी का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो इसको ज़रा देखते हैं। हमारा जो सारा प्रोग्राम है ना उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं। सबसे ऊपर होता है हेडर सेक्शन, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उससे फिर इसको समझते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा यहाँ तक, यानी ये जो पूरा प्रोग्राम है ये सारा उसमें कवर हो जाएगा, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपना प्रोग्राम भी लिख लेते हैं। अब ये जो सबसे ऊपर लिखी हुई है दो लाइनें, इनको कहा जाता है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? इनमें कुछ लाइब्रेरीज़ लिखी हुई हैं, stdio, conio, ये दो लाइब्रेरीज़ हैं असल में। इस्तेमाल क्यों होती हैं ये देखें, नीचे अगर आप देखें ना प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है प्रिंट एफ क्या करता है? किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास 10th, तो ये इस लाइन को, इस पूरी स्टेटमेंट को, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, इसको दिखा देगा जनाब स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़, ठीक है। ये प्रिंट एफ का फंक्शन। अब प्रिंट एफ का फंक्शन बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब पीछे से लैंग्वेज ने हमें बना के दिया है। जब लैंग्वेज ने बना के दिया है तो इसका कोड कहीं लिखा होगा ना किसी जगह, ठीक है। हमारे पास तो इसका कोड नहीं है, हमने तो नहीं लिखा इसको, हमें तो नहीं पता प्रिंट एफ कैसे काम करता है। अब किसी चीज़ को स्क्रीन पे दिखाना, उसका कोई तरीकाकार होगा, उसका कोई कोड लिखा होगा, पीछे कोई प्रोग्राम लिखा होगा जिसको इस्तेमाल करते हुए वो इसको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, ठीक है। खासा मुश्किल है स्क्रीन को एक्सेस करना और वहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना। तो इस प्रिंट एफ के फंक्शन का कोड कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा इसका कोड? इसका कोड एक लाइब्रेरी में, एक फ़ाइल में लिखा होगा जिसका नाम है stdio.h, ठीक है। ये stdio.h हेडर फाइल के लिए h लिखते हैं आखिर में ताकि पता लग जाए कि हेडर फाइल है। तो stdio एक लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के नाम से, ये होती है हमारी विंडोज़ के साथ ही मिल जाती है हमें।
तो उस लाइब्रेरी में प्रिंट एफ का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट एफ का कोड यहाँ लिखा हुआ है इस लाइब्रेरी में। तो जब भी हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे ना, तो खुद ब खुद हमारा कंपाइलर जाएगा और stdio की लाइब्रेरी में से प्रिंट एफ के कोड को देख के उससे एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर ये लाइन जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। इसलिए हम इसको इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ रखते हैं। हम बताते हैं कि भाई ये हेडर फाइल मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो, क्योंकि मैंने इसके अंदर से जो बने बनाए फंक्शन पड़े हुए ना वो इस्तेमाल करने हैं। तो stdio एक टूल बॉक्स की तरह है। जैसे हम टूल बॉक्स ले जाएं गाड़ी में रख के कि भाई गाड़ी ख़राब होगी तो इसमें से मैं निकालूंगा एक चीज़ और मैं फिर उससे गाड़ी का टायर खोलना है तो मैं वो प्लग वो निकाल के पाना जाना तो गाड़ी का टायर खोल सकता हूँ, ठीक है, मैं जैक निकाल के गाड़ी को खड़ा करके उस पर और फिर मैं उसमें से टायर निकाल सकता हूँ। तो ये एक टूल बॉक्स की तरह है stdio, इसमें बने बनाए टूल्स मौजूद हैं, हमने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है। लेकिन बताना पड़ेगा कि भाई ये है वो लाइब्रेरी, ठीक है। जिस तरह टूल बॉक्स गाड़ी में रखना पड़ेगा ना साथ, अगर लेके ही नहीं गए, घर ही छोड़ गए टूल बॉक्स को, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई तो फिर आप टूल बॉक्स तो है नहीं आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसको लिखा नहीं और नीचे हमने इसको यूज़ कर लिया तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में कि भाई ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताएं तो सही, ठीक है, लाइब्रेरी का नाम तो बताएं। इसलिए लाइब्रेरी का नाम हमें शुरू में लिखना पड़ता है। ये है लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। इस तरह से कौन आयो, इसका भी कोई फंक्शन हम यूज़ कर रहे होंगे। कौन आयो का ये गेट सी एच हमने यूज़ किया हुआ है नीचे, ठीक है, गेट सी एच कौन आयो में होता है, तो गेट सी एच करता गया, ये आगे आएगा तो हम पढ़ लेंगे इसको। खैर ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखें तो वॉइड मेन लिखा हुआ है। कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है मेन से, एग्जीक्यूशन उसकी मेन से शुरू होती है, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है कि भाई यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये एंडिंग है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और मेन के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं अपना, जो हमने कोड लिखना है ना सारा वो यहाँ लिखना है मेन के अंदर अंदर। और ये इसको मेन की बॉडी कहा जाता है कि बॉडी है ये कोड की, ठीक है। ये हेडर है, हेड हो गया, जिस तरह इंसान है उसका हेड होता है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है नीचे। इसमें सारा फंक्शन यहाँ लिखना होता है हमने सारा प्रोग्राम, जितना भी हमने प्रोग्राम में काम करना है वो सब कुछ हम यहाँ लिखेंगे। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। जो ये हेडर फाइल के बारे में, मेन के बारे में, मेन फंक्शन बॉडी के बारे में कुछ अहम नोट हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं। ये क्या है, प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स की तरतीब वही होनी चाहिए जिस तरतीब में हम उनको लिखना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर हमने 10 लाइनें लिखनी हैं एक प्रोग्राम में, तो उनको उसी तरतीब में लिखें जिस तरतीब में आपने उनकी आउटपुट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से इनकी आउटपुट आए। यानी आप पहले पाकिस्तान शो करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, तो पहले प्रिंट एफ पाकिस्तान ही लिखें, फिर जिंदाबाद प्रिंट करवाना है तो दूसरी लाइन पे जिंदाबाद लिखें। ऐसा नहीं है कि जिंदाबाद को पहले लिख दें और पाकिस्तान बाद में लिख दें। तो जिस तरतीब में आप लिखेंगे उसी तरतीब में ही आउटपुट आनी है, ये ख्याल रखना है आपने। अगला पॉइंट ये है कि सी लैंग्वेज जो है ना वो केस सेंसिटिव है। प्रिंट एफ के पी को बड़ा लिख दें हम, वो उसके कोई और मतलब लेगा, ठीक है, एरर दे देगा आपको कि भाई पी बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, तो छोटा ही होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि छोटे और बड़े में फ़र्क करती है अगर कोई लैंग्वेज, तो उसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं, ठीक है। पी बड़ा कर दिया तो वो अलग है, पी छोटा लिख दिया तो उसका मतलब अलग है, ठीक है। तो ये इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, उसमें छोटे बड़े के का मतलब अलग है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती, जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज है। अच्छा, अगर हम यह मिसाल भी दी गई है कि इंट के आई को छोटा लिख दें या इंट के आई को बड़ा लिख दें, तो ये दोनों मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। हर स्टेटमेंट के आखिर में जो भी हम लिखेंगे मेन के अंदर, हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन ज़रूरी है। ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, आपके कीबोर्ड पे होगा। ये हर लाइन के आखिर में ज़रूर लगाएं, देखें। लेकिन ये कहाँ लगा रहे हैं, सिर्फ मेन के अंदर अंदर, मेन के बाहर नहीं लगाना। मेन के अंदर जो लाइनें लिख रहे हैं उनके आखिर में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, फिर हम कमेंट्स को देख लेते हैं। कमेंट्स पे जाने से पहले हम ज़रा एक प्रोग्राम लिखते हैं खुद, और उस प्रोग्राम में ज़रा ये सारे काम करके देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने लिखना है, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया डेव सी में, डेव सी प्लस प्लस को हमने खोला और जाके सामने अगर कंट्रोल प्लस न्यू प्रेस करें तो एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। नई विंडो खोलने के लिए आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोल प्लस एन, ये शॉर्टकट इससे आगे लिखा हुआ है, ये प्रेस कर दें तो तब भी खुल जाएगा। इंक्लूड लिखना है जनाब stdio.h, लिख लिया हमने, ठीक है। दूसरी एक और फाइल उसने इस्तेमाल की हुई थी कौन आयो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम लिखते हैं void main, ये ज़रूर लिखना है,
वॉइड मेन और ये करली ब्रैकेट्स, एक आपने लगानी है, दूसरी आपके लिए खुद लगा देगा डेव सी, लेकिन पेज पे जब लिख रहे होंगे तो दोनों आपने खुद ही लगानी है। अच्छा, वॉइड मेन हमने लिखा, अब इसमें हम लिख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद स्क्रीन पे प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में हम लिखेंगे, जो भी आपने एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो उसको डबल कोटेशन में लिखना है हमेशा, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, ये इतना ही हम करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम को आपने करना है सेव करने के लिए या तो Ctrl+S प्रेस कर दें, कंट्रोल और एस को इकट्ठा, या फिर सेव का बटन है, या फाइल में जाएं, सेव के बटन पे क्लिक करें और इस प्रोग्राम का कोई नाम दे दें। हम इसको कह देते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम। और ज़रा गौर करें, नीचे ये C++ सोर्स फाइल लिखा हुआ है, इसको कर दें C, क्योंकि हम C में लिख रहे हैं कोड, C++ में नहीं लिख रहे, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन .c होनी चाहिए, .cpp नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जनाब हो गया सेव। चलाने के लिए एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करें, नीचे कंपाइल का बटन है, कंपाइल पे क्लिक कर दें, ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, आपको बताएगा आपके प्रोग्राम में कोई एरर है। अगर तो एरर नहीं है तो यहाँ एरर के सामने 0 आ जाएगा। अगर कोई एरर हुआ तो ये जनाब आपको बताएगा कि ये एरर है आपके प्रोग्राम में। मिसाल के तौर पे मैं एक सिंटैक्स एरर यहाँ जानबूझ के जनरेट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, मैं इसमें से टी मिटा देता हूँ, ठीक है, टी मिटा दिया मैंने। अब ये प्रिंट एफ की बजाय प्रिंट एफ बन गया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ ना, तो ये मुझे एरर देगा, ये मुझे एरर दे रहा है कि इस नाम का, देखें ये लिखा हुआ है, इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं मेरे पास, मैं जानते ही नहीं हूँ प्रिंट एफ क्या होता है, ठीक है। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि यार कहीं मसला है। ये लाइन नंबर भी बता देता है हमें, तो हम जनाब इसको ठीक कर देते हैं। ठीक करने के बाद मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, नाउ इट इज़ फाइन, कह रहा है कि एरर कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि इतने टाइम में मैंने इसको कंपाइल किया, वो खैर टाइम इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एरर्स और वार्निंग्स को देख लें। एरर और वार्निंग अगर नहीं है तो आपका कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। आगे एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल के नीचे ही बटन है रन का, रन पे क्लिक करें तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। देखें पाकिस्तान जिंदाबाद ये स्क्रीन पे आ गया। नीचे इस डॉटेड लाइन के नीचे जो लिखा हुआ है ये वैसे ही लिखा हुआ है इसने कि इतना टाइम लगे आपके प्रोग्राम को चलने में, इसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप कोई की प्रेस कर देते हैं, वो अब आउटपुट आपके सामने रखने के लिए ज़रा इसको शो कर रहा होता है कि आउटपुट गायब ना हो जाए आपके सामने से। फिर आप कुछ भी प्रेस कर देंगे ना कोई बटन, तो ये आउटपुट आपके सामने से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। ये हेडर फाइल है, ये मेन का फंक्शन है और ये मेन की बॉडी है, ठीक है। आखिर में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर हम सेमीकोलन को मिटा दें, अब इसको कंपाइल करके देखें तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। देखें इसने बताया हुआ जनाब लाइन नंबर 5 के ऊपर, लाइन नंबर 5 के ऊपर, ये हमेशा एरर अगली लाइन पे बताता है, तो बता रहा है कि लाइन नंबर 5 के ऊपर कुछ मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, ये लिखा हुआ है, तो सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन लगा दें। अब ये ठीक है, कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, कंपाइल करने के लिए भी ना शॉर्टकट्स हैं, या तो आप कंपाइल के बटन को यहाँ से क्लिक कर दें, या F9 का बटन आपके कीबोर्ड पे होगा, देखें F9 यहाँ लिखा हुआ है, तो F9 प्रेस कर दें तब भी ये कंपाइल हो जाएगा। चलाने के लिए आप या तो रन को यहाँ से क्लिक कर दें, एग्जीक्यूट पे जाके रन को, या फिर F10 को क्लिक कर दें डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से, F10 को प्रेस कर दें तो देखिए वो चल गया। या फिर दोनों काम अगर आपने इकट्ठे करने हैं, कंपाइल भी करना है, रन भी करना है एक ही दफ़ा में, तो यहाँ एक बटन बना हुआ है कंपाइल एंड रन का, इसको क्लिक कर दें तो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाएगा, चल भी जाएगा, ठीक है। दूसरा यही काम अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो F11 का एक बटन है, बस इसको प्रेस कर दें, कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, आउटपुट भी दिखा देगा, सारा कुछ एक ही बटन से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगली बात जो किताब में लिखी हुई है ना, वो कमेंट्स के बारे में। देखें यहाँ कमेंट्स के बारे में 1.2.3 ये है, ठीक है। कमेंट्स का क्या मकसद होता है, कमेंट्स क्यों दिए जाते हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लाइनों पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। अब हमने जाहिर है प्रोग्राम में अगर कम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो हम उसमें बहुत मुश्किल से काम कर रहे होंगे, तो हमें बेहतर ये है कि हम बता दें कि इस लाइन पे क्या हो रहा है, यानी हर लाइन के सामने ना, या जो ऐसी लाइनें हैं जिन पे कोई मुश्किल सा काम, पेचीदा सा काम हो रहा है, उनके सामने लिख दें
समझाने के लिए अपने आप को भी और किसी दूसरे बंदे को जिसने वो कोड इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो एक बंदा तो नहीं होता, ठीक है, एक बंदा तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर अगर दूसरे लोगों को आपने अपना कोड समझाना है तो उस कोड के साथ कुछ लिख दें हर लाइन के सामने, उनको कमेंट्स कहा जाता है। अब जो कमेंट्स होते हैं ना, ये गौर से सुन लें ये बात, कमेंट्स जो होते हैं ये कोड का हिस्सा नहीं होते, ना ही कंपाइलर इनको प्रोसेस करता है। वो आप अपने आप को समझाने के लिए या अपने दूसरे साथी प्रोग्रामर्स को समझाने के लिए लिखते हैं कमेंट्स। दो तरीके हैं कमेंट्स लिखने के। अगर आपने एक ही लाइन का कमेंट लिखना है तो आप क्या करें, ये लाइन लगाएं, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, सीधा स्लैश 2 दफ़ा लगाना है, और इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे ये एज ए कमेंट जाएगा, ठीक है। इसको हमारा जो कंपाइलर है, अब देखें इसको कंपाइल करें ना तो उसने कोई एरर नहीं दिया। अगर ये 2 लाइनें लगाने के बगैर आप इसको लिखते, अब ये कमेंट के तौर पे नहीं ले रहा उसको, वो समझ रहा है कि कोड लिख रहा है। अब देखें इस पर एरर देगा, ये एरर दे रहा है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है आपने, मुझे इसका मतलब तो बताएं। इसके आखिर में ना तो आपने सेमीकोलन लगाया, ना ये मेरे सिंटेक्स के मुताबिक है, ये क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये लगा दिया इससे पहले, नाउ इट इज़ अ कमेंट, ठीक है, अब ये कमेंट है। अब हमारी जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो इसको एज ए कमेंट लेगा, ठीक है। वो इसमें कोई एरर जनरेट करके नहीं देगा हमें कि भाई इसमें कोई एरर है, वो इसको एज ए कमेंट ले लेगा कि इसने अपने लिए लिखा हुआ है ये लाइन, इसको इग्नोर कर देगा। सिंपली कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। अगर आपने किसी लाइन के शुरू में ये लगा दिया है, ये डबल स्लैश लगा दिया, तो ये इसको एज ए कमेंट लेगा। अच्छा, ये तो है कि एक लाइन पे अगर आपने कमेंट लिखना हो। अगर आपका कमेंट काफ़ी लंबा, आप चाह रहे हो कि भाई मैंने 3-4 लाइनों के कमेंट लिखने हैं, तो शुरू में लगाएं जनाब ये, और इसके आगे लगाएं ये, ठीक है, और कमेंट लिखते जाएं जो भी आपने लिखना है, ठीक है। अगली लाइन पे भी लिखते जाएं, अगली लाइन पे भी लिखते जाएं। अच्छा, आप जितना भी लिखेंगे इसके आगे वो सारे कमेंट ही तस्वुर होंगे, यानी इन तमाम लाइनों को हमारा कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, फिर इसका उलट आपने लिखना है, स्टैरिक पहले, फॉरवर्ड स्लैश बाद में। तो अब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक सारे कमेंट्स हैं, ये सारे कमेंट्स हैं, ये कोड नहीं है, कमेंट्स हैं, ठीक है, रिमार्क्स हैं प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। आपने अपने लिए लिखे, अपने आप को समझाने के लिए कि मेरा प्रोग्राम ये काम कर रहा है। हम इसमें मीनिंगफुल सा लिखते हैं, तो मैंने वैसे ही सैम्पल लिख दिया। अच्छा, तो 2 तरीके हैं, एक लाइन का कमेंट देना हो तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट देना हो तो फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, और जहाँ एंड करना हो वहाँ स्टैरिक पहले और फॉरवर्ड स्लैश बाद में। अब ये सारे कमेंट्स हैं, इनसे प्रोग्राम की सेहत पे कोई असर नहीं होगा, प्रोग्राम की आउटपुट वही आएगी जो पहले आ रही थी, ठीक है। तो कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं कि प्रोग्राम को समझना ज़रा आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ मिसाल भी है कमेंट्स लिखने की, ये देखें सिंगल लाइन कमेंट इसने दिया हुआ है, और अगर ज़्यादा लाइनों के कमेंट्स आपने लिखने हो तो ये फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से शुरू करते हैं और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश पे इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों हमने चीज़ें मिसालों से कर ली हैं। उसके बाद हम अगले सेक्शन में, सेक्शन 1.3 अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स यानी मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात के बारे में। तो जनाब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।